सभी को नमस्ते जी। दोस्तों, मैं अनिल आर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपरिचित भारत में। और एक बार मैं फिर से उपस्थित हूं आप सभी के बीच नेताजी रहस्य गाथा का एक और भाग लेकर। दोस्तों, इस भाग में भी पिछले भागों की भांति ही अजीबोगरीब नाम के भिन्न भिन्न व्यक्तियों का चर्चा मैं करूंगा। आप सभी से मैं पहले की तरह ही फिर से निवेदन करना चाहता हूं, हर व्यक्ति का नाम और उसका इस नेताजी प्रकरण से जुड़े होने के संदर्भ में उसका क्या कार्य उस दौर में रहा तो उसको ठीक ठीक समझिएगा, क्योंकि नेताजी प्रकरण से जुड़े होने के कारण बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिनके नाम अजीब हैं, जिनके कार्य अजीब हैं। तो उनको ठीक ठीक समझने के लिए हो सकता है आपको वीडियो 2 बार देखना पड़े। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, वीडियो 2 बार देखिए। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को भी पहले की भांति ठीक ठीक समझना चाहते हैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पहले जो 3 भाग मैंने बनाए हैं उनको जरूर देख लीजिएगा ताकि इस भाग को आप ठीक ठीक समझ पाएं। तो दोस्तों, समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अथ कांतं प्रवक्ष्यामि कुंडली चेतनादिकं सहस्रनाम सकलं कुंडलिन्या प्रियं सुखम। आज़ाद भारत का एक और दिन। दिल्ली के लोधी गार्डन में 2 व्यक्ति तेज कदमों से चलते हुए घूम रहे थे। पहले व्यक्ति थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे, और दूसरे थे पत्रकार हरीन शाह। सैर खत्म होते होते हरीन शाह ने पटेल को नेताजी मृत्यु की एकदम नई कहानी सुनाई, और इस कहानी के बाद से ही सरदार पटेल भी नेताजी प्रकरण से जब कोई प्रश्न उठता था तो बड़ी आसानी से पल्ला झाड़ना शुरू कर देते हैं। 3 अक्टूबर 1946 काउंसिल ऑफ स्टेट में अहमद जाफर सरदार पटेल से प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि नेताजी मृत्यु के बारे में सरकार की क्या राय है। पटेल जी उत्तर देते हुए कहते हैं कि कोई राय नहीं है। फिर मंगल सिंह सरदार पटेल से प्रश्न करते हुए पूछते हैं कि अंतरिम सरकार ने नेताजी की मृत्यु की जांच कराई थी या नहीं कराई थी। तब पटेल जी उत्तर देते हुए कहते हैं कि सरकार इस विषय में कोई भी बयान जारी करने की स्थिति में नहीं है। पर मंगल सिंह एक बार फिर से प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि कुछ दिनों पहले नेहरू जी ने बयान दिया था कि नेताजी की मृत्यु हवाई दुर्घटना में हो चुकी है। वह नेहरू जी की निजी राय थी या सरकार की? तब पटेल जी उत्तर देते हुए कहते हैं कि नेताजी की मृत्यु के बारे में सरकार की कोई राय ही नहीं है। सन 1950 इस दशक के आते आते सरकारें नेताजी की मृत्यु को सत्य साबित कर ही देती अगर नेताजी को चाहने वाले मुट्ठी भर लोग सरकार से लोहा लेने के लिए आगे नहीं आते। और उन लोगों के अग्रणी सदस्य थे श्री हरि विष्णु कामत। और विष्णु कामत जी संविधान सभा के सदस्य थे और नेताजी की पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक के जनरल सचिव भी थे। और इसके साथ साथ वह दूसरे ऐसे भारतीय थे जिन्होंने नेताजी की भांति ही ICS की परीक्षा पास करके नौकरी लगने के बाद उस पदवी को छोड़ भारतीयों की सेवा करना ज़्यादा उचित समझा था। 19 अप्रैल 1951 कामत जी सरकार से नेताजी के तथाकथित मृत्यु के बारे में सारी जानकारियां मांगते हैं जो सरकार के पास अभी तक उपलब्ध थी। तो विदेश मामलों के उप मंत्री BV केसकर ने जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने भी 12 अक्टूबर 1946 को अपने उद्बोधन में कहा था कि नेताजी की मृत्यु हवाई दुर्घटना में हो चुकी है। और इसी जवाब में वह JK भोसले का मार्च 1951 का लिखा हुआ वह पत्र भी लिखते हैं जिसमें JK भोसले ने बताया था कि नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को हो चुकी है और रेणुका जी मंदिर में जो अस्थियां रखी हैं वो नेताजी की ही हैं। नेहरू जी कामत को चिढ़ाने के लिए एक और बयान देते हैं और कहते हैं कि न तो मुझे पहले शक था और न मुझे अब शक है कि नेताजी की मृत्यु हवाई दुर्घटना में 18 अगस्त 1945 को हो चुकी है। और नेहरू जी के इस बयान से बंगाल असेंबली में विरोध भड़कता है और उस विरोध को करने वाले थे अतिंद्रनाथ बोस और कन्हैयालाल भट्टाचार्य। अतिंद्रनाथ बोस जी का मानना था कि नेताजी की मृत्यु हवाई दुर्घटना में बिल्कुल भी नहीं हुई है, क्योंकि उनके अनुसार तो यह दुश्मनों की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक प्रायोजित कार्यक्रम था। अक्टूबर 1952 लोकसभा में बार बार पूछे जाने वाले सवालों में से कुछ सवालों को सदा सदा के लिए खारिज कर दिया गया और उन सवालों में एक सवाल ये भी था कि नेताजी की मृत्यु हवाई दुर्घटना में हुई या नहीं हुई। इन्हीं गूंजती आवाज़ों में बंगाल विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित हुआ
और वो प्रस्ताव ये था कि नेताजी की मृत्यु की ठीक ठीक जांच कराई जाए। और जब यह प्रस्ताव सुबिमल दत्त जो भारत के विदेश सचिव थे उनके पास जाता है तो वो कहते हैं इतने लंबे समय के बाद जांच कराना कोई सहज कार्य नहीं है, फिर भी मैं मोहम्मद रऊफ़ को कहूँगा कि वह इसकी जांच पड़ताल करें। और उस समय मोहम्मद रऊफ़ जापान में भारत के राजदूत थे। परंतु जब यह पत्र प्रधानमंत्री के पास जाता है तब प्रधानमंत्री कहते हैं कि नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को हो चुकी है, न तो इस पे मुझे संशय है न भारत सरकार को, और उनकी जितनी भी जांच भी साक्ष्य थे वो संसद के पटल पर रखे जा चुके हैं। अब इस मामले को मोहम्मद रऊफ़ तक ले जाने का कोई औचित्य नहीं है और अब सरकार इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, जिसका गुप्त डॉक्यूमेंट, टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जी को एएस अय्यर द्वारा बनाई गई रिपोर्ट पर अटूट विश्वास था और नेहरू जी एएस अय्यर के काम से इतने खुश थे कि उनको बम्बई राज्य का प्रचारक निर्देशक नियुक्त किया जाता है। और जब एएस अय्यर नेताजी की मृत्यु की जांच करते हैं तो वह जेके भोंसले के अलावा आईएनए के किसी भी अपने साथी से चर्चा नहीं करते हैं। और उस समय जापान में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों का भी कहना था कि रामामूर्ति और एएस अय्यर ने मिलकर ही आज़ाद हिंद सरकार के खजाने को गबन किया था और न चाहते हुए भी सरकार ने चुपचाप इस पर अपनी सहमति जताई थी। 24 सितंबर 1951 जब प्रधानमंत्री ने एएस अय्यर को नेताजी मृत्यु की जांच पड़ताल करने के लिए कहा और प्रधानमंत्री जी के कहने पर अय्यर अपनी एक रिपोर्ट बनाते हैं और इस रिपोर्ट में कहते हैं कि मैं 3 जून को जनरल तोजो के घर पर गया था और उसके अगले दिन मैं, जनरल तोजो और श्रीमती जनरल तोजो हम एक टोक्यो के होटल में खाना खाने के लिए गए। और जब हम टोक्यो के होटल में खाना खा रहे थे तो मैंने सीधा नेताजी के बारे में प्रश्न न करते हुए कुछ सतही छानबीन करी। और वो कहते हैं पर मेरा मानना ये है कि ताइवान में हुई घटना बिल्कुल 100% सही है। उस समय अय्यर ने बड़ी ही कमाल की जांच करी थी और फिर भी हमारे प्रधानमंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जो स्वयं नेताजी के अच्छे मित्र थे, वह उस जांच से प्रभावित भी होते हैं और उस जांच में अटूट विश्वास भी करते हैं। 5 मार्च 1952 जब अय्यर द्वारा बनाई गई रिपोर्ट को संसद में पढ़ा गया और अय्यर अपनी रिपोर्ट में कहते हैं कि नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को हो चुकी है और जापान के रेणकाजी मंदिर में रखी अस्थियां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ही हैं। परंतु दुर्भाग्य, अगर वो अस्थियां उस सदी के महानायक की हैं तो आज तक उनका डीएनए टेस्ट सरकार ने क्यों नहीं कराया। और जापान के रेणकाजी मंदिर में रखी अस्थियों के बारे में उसी दिन संसद में अतिंद्रनाथ बोस कहते हैं कि एएस अय्यर उन अस्थियों को भारत लाकर नेताजी प्रकरण को सदा सदा के लिए दबाना चाहता है। मार्च 1953 थाईलैंड में रहने वाले भारतीय मूल के देवनाथ दास ने स्वतंत्र रूप से नेताजी प्रकरण को लेकर अपनी एक रिपोर्ट जारी करी। उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा जेके भोंसले, एएम सहाय और एएस अय्यर जैसे लोगों का नेताजी व आईएनए के साथ गद्दारी करना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल में नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और बेल आइकन को दबाते समय ऑल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर सेलेक्ट कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे वो कहते हैं कि नेताजी की मृत्यु के 1 सप्ताह बाद अर्थात 26 अगस्त को वह जापानी इंटेलिजेंस के एक अधिकारी से मिलते हैं, जो अधिकारी फील्ड मार्शल तेराउची हिसाइची के मुख्यालय से आया था। और वह अधिकारी देवनाथ दास दत्त जी को कहता है कि इस हवाई दुर्घटना को सत्य मत मानिएगा। 20 जुलाई 1955 नेताजी की मृत्यु के लिए जांच के लिए बार बार उठ रही आवाज़ों को सदा सदा के लिए बंद करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बौखलाहट भरा एक नोटिफिकेशन जारी किया और उसके बाद नेताजी जांच के लिए सभी दरवाजे सरकार ने सदा सदा के लिए बंद कर लिए, जिसका टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 17 सितंबर 1955 नेताजी की मृत्यु का मुद्दा जापान और भारत दोनों जगह पर तूल पकड़ जाता है, क्योंकि जापान के रेणकाजी मंदिर के पुजारी व जापानी सरकार नेताजी की अस्थियों को भारत भेजना चाहती थी। और उसी समय जापान में रह रहे भारतीय मूल के लोगों ने आईएनए के खजाने को ढूंढने के लिए भी आवाज़ उठाई। इसीलिए जापानी समाचार पत्र निप्पो टाइम्स में खबर छपती है जिसकी मुख्य हेडलाइन थी, जिंदा या मृत, भारतीय खोजें सुभाष चंद्र बोस का सच। 6 सितंबर 1955
नेताजी मेमोरियल कमेटी व सरकार की एक वैचारिक मुठभेड़ लाल किले में होती है और लाल किले में चल रही ट्रायल में शाहनवाज खान को न चाहते हुए भी स्वीकार करना पड़ा कि अब सरकार व प्रधानमंत्री नेताजी की जांच के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं करने वाले। और उसके बाद प्रधानमंत्री ने एक प्रस्ताव पास किया कि आम नागरिकों द्वारा जांच करने के लिए एक प्रायोजित समिति बनाई जाए। फिर एक दिन जो नेहरू सरकार नेताजी मृत्यु की जांच कराने के लिए बिल्कुल अपने दरवाजे बंद कर चुकी थी, अचानक ही दूसरे सुर पकड़ लेती है और 3 दिसंबर 1955 को नेताजी की मृत्यु की जांच करने के लिए एक नई कमेटी बनाई जाती है जिसके चेयरमैन थे शाहनवाज खान। और इस कमेटी में नेताजी के परिवार से भी एक व्यक्ति का लिया जाना तय हुआ था और इसके लिए नेताजी के बड़े भाई शरद चंद्र बोस के बेटे अमैयनाथ बोस का नाम नमोनित किया गया। परंतु शाहनवाज खान प्रधानमंत्री जी को टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि अमैयनाथ बोस का इस कमेटी में होना ठीक नहीं है, क्योंकि शायद शाहनवाज खान मानते थे कि अमैयनाथ बोस भी नेताजी की तरह लंदन में पढ़े लिखे हैं और वो शरद चंद्र बोस की ही भांति हमारे लिए सरदर्द साबित होंगे। परंतु अमैयनाथ बोस स्वयं ही इस कमेटी को ज्वाइन करने से मना कर देते हैं और उस दिन सरकार का बड़ा सरदर्द टल जाता है। और यह जांच कमेटी अपने उद्देश्यों से न भटके इसलिए उसको पहले ही सीमाओं में बांध दिया गया कि नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को हो चुकी है और शाहनवाज खान की पूरी जांच भी सतही छानबीन से ज़्यादा कुछ भी नहीं थी और उनकी जांच 78 पन्नों 6 अध्यायों में सिमट गई, जिसमें कुछ तस्वीरें क्षतिग्रस्त विमान की थी, हबीबुर रहमान की थी और कुछ अस्पताल की थी, कुछ रेणुकाजी मंदिर आदि की थी। और शाहनवाज खान की रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर यशमी नेताजी की मृत्यु से इतने दुखी हुए कि वह कई दिनों तक अपना क्लिनिक बंद करके टोक्यो आ गए और यह वाकई बड़ा कदम था। और ख़ास तौर पर जब डॉक्टर योशमी की मुलाकात नेताजी से 18 अगस्त 1945 को होती है, वह भी पूरे आग में झुलसे हुए चेहरे के साथ, और वह मुलाकात कुछ ही घंटों बाद ख़त्म भी हो जाती है। दोस्तों, यहाँ मेरा मानना है और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको नहीं लगता कि एक प्रायोजित बयान था? तो अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए। और इसी प्रकार पाकिस्तान में सरकारी अधिकारी बन चुके हबीबुर रहमान से जब पूछताछ की गई तो हबीबुर रहमान के बयानों को गुप्त रखा गया और आज तक भी हबीबुर रहमान का कोई भी बयान सरकारी तौर पर किसी भी रूप में हमारे सामने उपलब्ध नहीं है। परंतु उनके बयानों के कुछ अंश मैं आपको अभी बताना चाहता हूं। हबीबुर रहमान के अनुसार हवाई दुर्घटना रनवे से 2 मील दूर हुई थी, जबकि कर्नल नोनागागी के अनुसार हवाई दुर्घटना रनवे के ऊपर ही हुई थी। और इसी को लेकर एक और तीसरा बयान भी आता है रनवे के ग्राउंड इंजीनियर कैप्टन नाकामुरा का। कैप्टन नाकामुरा कहते हैं कि विमान रनवे से 100 मीटर दूर जाके गिरा था। और जब कैप्टन नाकामुरा से नेताजी को बचाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हबीबुर रहमान ने नेताजी को बचाने में कोई सहयोग नहीं किया, वह तो दूर खड़े थे। और शाहनवाज खान ने इस रिपोर्ट के अंत में बड़ी ही सुंदरता से लिखा कि लंबा समय बीत जाने के कारण गवाहों का भ्रमित हो जाना स्वाभाविक था। पर शाहनवाज खान की इस रिपोर्ट के बारे में मेरे मन में जो प्रश्न आया शायद आपके हृदय में भी उठना चाहिए, और वो ये कि क्या जो गवाह भ्रमित हैं उनको ही सबसे ज़्यादा विश्वसनीय गवाह माना जा सकता है? आप कहेंगे शायद नहीं, मैं भी कहूँगा बिल्कुल नहीं, इसकी और गवाहों की खोजबीन होनी चाहिए थी। परंतु इस भारत देश में नेहरू सरकार ने नेताजी के उन्हीं भ्रमित गवाहों को सत्य माना और नेताजी की मृत्यु को 18 अगस्त 1945 के ऊपर अपनी मोहर लगा दी। और शाहनवाज खान ने बड़ी ही बुद्धिमत्ता के साथ परस्पर विरोधी बयानों में से एक तरह के बयान छांट कर अपनी रिपोर्ट बनाई थी। तो दोस्तों, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, क्या आप इस रिपोर्ट के इन साक्ष्यों से सहमत हैं? शायद नहीं। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अभी तो मैंने इस रिपोर्ट की मात्र भूमिका बताई है। अगले वीडियोस में उस रिपोर्ट के ऊपर जितने प्रश्न उठ सकते हैं वो सारे प्रश्न मैं आपके सामने उठाऊंगा और मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताओ क्या इस रिपोर्ट के आधार पर नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को मान लेनी चाहिए? और नहीं माननी चाहिए तो सरकार ने जांच क्यों नहीं करी? तो अगले वीडियो में हम उन्हीं साक्ष्यों के बारे में बात करेंगे। और आज के वीडियो के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं, आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना
तो आपका कर्तव्य कर्म होना चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को दबाते समय ऑल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर सेलेक्ट कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप देखें मेरा वीडियो सबसे पहले। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मैं फिर से लौटूंगा नेताजी रहस्य गाथा का एक और भाग लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी को नमस्ते जी।